second time. So I will not put this. इधर वाला बोल दे, इधर वाला। हाँ, ये यस going live. नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? ठीक है। मैं सुल्तान हूँ और आज जो मैंने न्यूज चैनल स्टार्ट किया उसका सबसे पहला लाइव सीरीज है और उसमें सबसे पहला नाम मैंने बड़े सारे लोगों से पूछा, उसमें सबसे पहला नाम आपका आया है। सबसे पहला लाइव आपका किया जाए। सुल्तान जी, आपको फतेहपुर टाइम्स न्यूज चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को, फतेहपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि ये चैनल फतेहपुर के मुद्दे, फतेहपुर की हर बात, और फतेहपुर की नहीं वरन अपने पूरे क्षेत्र की, शेखावाटी की, राजस्थान की सभी वर्गों की, सभी लोगों की बातें जो है आप वो समय समय पे सबके सामने उठाते रहेंगे, जिससे उन पे उचित कार्रवाई भी होगी और सबको सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अभी हम सवाल जवाब आपकी पोस्ट डाली, बड़े सारे सवाल मेरे पास व्हाट्सएप पे आए हैं, उनमें से कुछ सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है, ये विराट जहांगीर है फतेहपुर से। इन्होंने सवाल किया, इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी तहसील में लॉकडाउन है, इसको देखते हुए जो दिहाड़ी मजदूर और बीपीएल परिवार है जिनको अपने परिवार भरण पोषण करना दुर्लभ हो रहा है, इस संबंध में आप सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो लाइव फेसबुक पे सब लोग आपके जरिए जुड़े हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा, और सभी साथियों को, खासतौर से मजदूर भाइयों को, आज जैसा कि सबको पता है 1 मई मजदूर दिवस है, उनको सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। हमारे भाई विराग ने जो क्वेश्चन किया है फतेहपुर के बारे में, वे प्रवासी लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी परेशानी को लेकर क्वेश्चन किया। तो प्रवासी सिर्फ फतेहपुर में ही नहीं, कोरोना महामारी के चलते पूरे देश विदेश में जो भी लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं वो वाकई बहुत परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार जो है इनकी व्यवस्थाएं भी कर रही है, लेकिन इसमें जैसे जो खुशी की बात है कि वे आदमी अपने घर जाए, उसके साथ ही उतना बड़ा खतरा भी है। जैसे अपने यहाँ पहले कोरोना नहीं था, ये कोरोना की जो शुरुआत हुई और ये अपने देश में आया तो वो विदेशों से ही आया। विदेशों से आने वाले यात्रियों के कोरोना है या नहीं है, उनको क्वारंटाइन सही हम रख पाए नहीं रख पाए, जिसकी वजह से आज पूरा देश इस कोरोना की महामारी को भरा है। अगर हम विदेशों से आने वालों पे सही चेक कर लेते तो शायद आज ये महामारी बहुत ही कमजोर या ना के बराबर होती, लेकिन वो समय निकल गया। अब जो इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आवागमन की बात है वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसके साथ ही उसमें बहुत बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जिस दिन लॉकडाउन किया हमारी सरकार ने, उस दिन गिनती के लोग जो है वो कोरोना संक्रमित थे। उस दिन अगर आवागमन होता तो बात अलग होती। आज कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में बहुत बढ़ चुकी है, तो अब जो भी आवागमन हो ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को चाहिए कि करें। हमने राज्य सरकार को भी ट्वीट किया है, पीएमओ में भी लिखा है कि व्यवस्था इस तरह की हो
कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ प्रवासियों का हो, हमारे लोग हमारे प्रदेश में आए और यहाँ से जो बाहर के लोग हैं वो आराम से जा पाए, लेकिन साथ में कोरोना इधर से उधर ट्रांसफर ना हो पाए, ये व्यवस्था सरकारों को रखनी पड़ेगी। उसके लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी तो छूत की बीमारी है। ये तो कहीं भी एक कोरोना का वायरस का मरीज जाएगा तो कितने लोगों में फैल जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं है, और ये हमने देखा भी है। ये शुक्र है ईश्वर का कि फतेहपुर हमारा अभी कोरोना फ्री है। हम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आज बिल्कुल हमारा क्षेत्र जो है कोरोना फ्री है, और सभी की जागरूकता की वजह से ऐसा हुआ है। और ऐसे ही जागरूक रहेंगे तो ये कोरोना फ्री ही रहेगा। हमें सबको ख्याल रखना पड़ेगा, सिर्फ कोई ये पुलिस या स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ख्याल रखें, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे तभी ये हो। पूरी दुनिया में विकसित देशों में जो कोरोना के हालात हैं उसको देखते हुए हमारा देश आज के दिन बहुत ठीक हालात में है, और देश को देखते हुए हमारा प्रदेश ठीक हालात में है। आज पूरे देश में मृत्यु दर जो 3.17 है, हमारे प्रदेश में सिर्फ 2.03 है। ऐसे जो रिकवरी की रेट है पूरे देश में 23.4 है, और हमारी उससे लगभग 1.5 गुना 33% जो है रिकवरी की वो दर है। मतलब हमारे जो कोरोना मरीज हैं वो ज्यादा रिकवर हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह की व्यवस्थाएं आज के दिन चल रही हैं वो लगभग संतुष्टिपूर्ण है, लेकिन इनको डे टू डे वॉच करने की आवश्यकता है और इन पे बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज जो सर्वाधिक मार जो पड़ रही है वो हमारे गरीब को, मजदूर को पड़ रही है, और उस मार को कम करने के लिए सरकार ही नहीं हम सबको भी जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे बहुत से एनजीओ हैं जो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सब लोग मिलके ख्याल रखेंगे कि भाई हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई भूखा ना सोए, तो निश्चित मानिए कि हम इस कोरोना को हरा के रहेंगे। जी धन्यवाद। अगला सवाल आया है, यह है अंकित गुगना जी फतेहपुर से। ये पूछ रहे हैं कि इस कोरोना काल में सबसे अधिक घुटन मजदूर वर्ग के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी महसूस कर रहा है। सभी खर्चे पहले जैसे चल रहे हैं, कमाई के सभी रास्ते बंद हैं। आप खुद इस लाइन में हैं, आप पीड़ा समझ सकते हैं। तो इस पीड़ा के निवारण के लिए अब तक कोई कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है, और भविष्य में से त्रास से निवारण हेतु क्या कदम उठाया जाए, सरकार से आप क्या मांग करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो छोटे और मझले व्यापारी हैं वो खास तौर से इस कोरोना के संकट काल में बहुत ज्यादा परेशान हैं। सरकार ने ये कदम जरूर उठाया है कि जो किस्तें थी, चाहे वो किसी की गाड़ियों की किस्तें हों, चाहे किसी की और तरह की लोन की किस्तें हों, उन पे 3 महीने का ब्रेक लगाया। ये सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन उस ब्रेक के साथ ही जो लोन है उसका ब्याज अभी तक रोका नहीं गया। जब ये 3 महीने का काल खत्म होगा या ये आगे और बढ़ेगा, 5 महीने 6 महीने का काल ये खत्म होगा, उस समय अगर वो ब्याज जोड़ के वापिस से किस्तें बढ़ेंगी तो वो बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि व्यापारी इस मार से पहले ही टूटा हुआ है, और फिर उसके ऊपर अगर वो ब्याज की मार और पड़ेगी तो वो सहन नहीं हो पाएगी। और वैसे भी ज्यादातर मजदूर इधर से उधर प्रवासी लोग होते हैं, वो लोग आज यहाँ से चले गए या हमारे यहाँ आ गए, तो उस वजह से वापस व्यापार जब सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तब व्यापार वापस आराम से शुरू हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि छोटे और मझले व्यापारियों को कोई ऐसा पैकेज सरकार को देना चाहिए जिनसे वो वापस अपने व्यापार को सही रूप में ला सके और उनको सपोर्ट मिल सके। इस तरह का कोई इंटरेस्ट फ्री का पैकेज या कोई लोनिंग का पैकेज या अन्य किसी तरह की सब्सिडीज का पैकेज सरकार को देना चाहिए। आज के दिन जो छोटा व्यापारी है वो वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, और इसके लिए हमने सरकार को लिखा भी है और आगे और भी लिखेंगे। सभी वर्ग वैसे परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई इससे बचा हुआ नहीं है, ना अमीर बचा हुआ है, ना गरीब बचा हुआ है, ना कोई देश बचा हुआ है, ना कोई वर्ग बचा हुआ है। आज किसान वर्ग की आपको हालत बताऊं, इतनी खराब हालत है कि उसकी पूरी लाइन चौक पड़ी है। आज उसने फसल काट ली तो लाना मुश्किल हो रहा है, ले आया तो बिकना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, आज जिन किसानों ने फल और सब्जियां अपने खेतों में उगाई थी, आज उनको खड़ी फसलों पे ट्रैक्टर चलाने पड़ रहे हैं। लाखों की सब्जियां, लाखों के फल बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो आगे जा नहीं पा रहे हैं।
लॉकडाउन की वजह से लोग खरीदने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और मंडी तक पहुंच भी गए तो आगे कंज्यूमर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो स्थिति है, आज एक किसान का अगर ट्रैक्टर खराब हो जाए, उसको उसका टायर भी खरीदना पड़े तो वो मिलेगा नहीं कहीं, वो सब बंद पड़ा है। तो ये इन परिस्थितियों में किसान का काम करना, अगर फसल उसके पास कोई औजार है, साधन है, ट्रैक्टर है, वो खराब हो गया, वो ठीक नहीं करा पा रहा, तो उसकी क्या स्थिति हार्वेस्टिंग के टाइम में होगी, हम समझ सकते हैं। तो किसान को, व्यापारी को, इन सभी लोगों को एक पैकेज जो है वो भारत सरकार की ओर से दिया जाना बड़ा आवश्यक है, वरना दिन प्रतिदिन ये चीज जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है, आसिफ खान जी हैं बेसवा से, उन्होंने यही सवाल किया कि उनके आसपास बाहर के जो लोग हैं सब्जी की बुआई करें, सब्जियां आगे सप्लाई नहीं हो रही, वो काफी चिंतित हैं। तो सरकार का इसके बारे में आप सबको नहीं, वाकई बहुत मुश्किल है, और जिन लोगों ने खासतौर से सब्जियां और फ्रूट्स की खेती की है उनको कोई विशेष पैकेज या राहत जो है राज्य सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। जिस तरह से फसल इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, उसी रूप में कोई ना कोई कड़ी जोड़ के इसका ये काम होना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप पे आया है, आसिफ जी ने एक सवाल और भी किया है, टीकाकरण का सवाल किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको बताऊं कि कोरोना का हवा इतना बढ़ चुका है, डर इतना बढ़ चुका है कि बाकी बीमारियों को हम सब लोग भूल गए हैं। हम ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी लगभग भूलता जा रहा है। आज हमारे देश में कितनी तरह के टीकाकरण होते हैं, बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के, व्यक्तियों के, बीसीजी का, प्लेग का, गर्भावस्था स्थिति का, सब तरह के टीके लगते हैं, आयरन के टीके लगते हैं, वो सब बंद पड़े हैं। और उनके बंद होने की वजह से आने वाले समय में जो स्थिति होने वाली है वो बहुत भयावह होगी। आज कोरोना के मरीजों की संख्या तो हम रोज हर चैनल पे देख रहे हैं, सुबह से शाम अपडेट आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ एक साल 2019 में 0 से 5 साल के 8 लाख बच्चे देश में मरे थे, और वो तो तब मरे थे जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आज जब सारे टीकाकरण बंद हैं, गर्भावस्था में औरतों के टीके बंद हैं, माताओं के टीके बंद हैं, और बच्चों के 5 साल तक के बीसीजी, प्लेग वगैरह सब टीके बंद हैं, तो आगे आने वाले समय में किस तरह की महामारियां या बीमारियां या मृत्यु दर हो जाएगी, वो बड़ा भयावह होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो टीकाकरण के प्रोग्राम हैं, वो चाहे आदमियों के हों चाहे पशुओं के हों, पशुओं के भी इस समय मुंह पका, खुर पका, कई तरह के टीकाकरण के प्रोग्राम हर साल चलते हैं, वो सारे इस कोरोना के चलते बंद पड़े हैं। सरकार ने बंद किए या नहीं किए हैं, किसी भी वजह से हुए हैं, लेकिन वो आज के दिन बंद पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से और बाकी और माध्यमों से सरकार के पास मैंने आवाज पहुंचाई भी है, और दोबारा से इसको रिपीट करूंगा कि ये टीकाकरण जो है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तुरंत शुरू किया जाए, जिससे आने वाले समय में हम इन बीमारियों से बच सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में जो अगला सवाल है, चंदन पवार जी हैं फतेहपुर से, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि सफाई कर्मी जो हैं उनको लगभग 5-6 हजार रुपए का महीना उनको मिल रहा है। इससे जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जितने डॉक्टर हैं, सेना है, सब लोग इस कोरोना महामारी में लगे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग का भी एक मामला आया था कि उनको भी आवश्यक जो चीजें हैं उनमें शामिल कर लिया, लेकिन सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल में है, वो पे भी है, लगातार काम कर रहा है। अगर उसको कोरोना हो जाता है या उसको कोई मुआवजा नहीं है, उसके परिवार का क्या होगा? ऐसा कुछ भी सिर्फ 5 साल। देखिए, ऐसा है, इस महामारी के समय में वैसे तो पूरा देश एकजुट है, लेकिन हम प्रशासन, खासतौर से पुलिस, डॉक्टर, नर्सिंग, चिकित्सक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, सफाई कर्मी जो लगे हुए हैं, ग्राम सेवक, पटवारी वगैरह जो हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, ओकर्स है, स्वयंसेवी हैं, या बाकी जो भी लोग सामाजिक संगठनों के लोग हैं, आवश्यक सेवाओं के लोग हैं, वो जिस तरह से इस कोरोना को रोकने के लिए अपना काम कर रहे हैं, उनको जितना धन्यवाद दिया जाए और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे देश में जिस तरह से हमारी ये जो टीमें मैंने बताई ये काम कर रही हैं, उसकी वजह है कि आज बड़े बड़े अमेरिका जैसे देशों से भी हमारी स्थिति जो है ना वो कुछ ठीक नजर आ रही है। सफाई कर्मियों की जहां तक बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सफाई नहीं हुई तो इस बीमारी का या अन्य बीमारियों का क्या रूप होगा वो हम सब सोच सकते हैं। सफाई कर्मियों पे सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए,
ये 6,000 रुपए 5,000 रुपए से इनका काम होने वाला है। जिस तरह से ये सफाई करते हैं, जिस तरह का कठिन काम ये लोग कर रहे हैं, वाकई इनका सैलरी पैकेज और वो भत्ता है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम इनके आवाज जो है वो आगे तक पहुंचाएंगे। पहले भी, पिछली बार भी विधानसभा में जब मैं था उस समय भी ये आवाज जो है गूंजी थी और कुछ फायदा भी हुआ था, करीब 25% का। आगे भी सफाई कर्मचारियों की जो आवाज आपने जैसा याद दिलाया है, निश्चित रूप से उठाएंगे और आगे पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरा है कि इस कोरोना महामारी में फतेहपुर के विभिन्न सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपके विचार। देखिए, बहुत अच्छा काम जो है फतेहपुर ही नहीं, हमारे पूरे देश में, प्रदेश में, खासतौर से शेखावाटी एरिया में लोग कर रहे हैं। और फतेहपुर में तो विशेष तौर से एक तो जो रसोई का काम जो चला है, हमारे व्यापारिक जी और उनकी पूरी टीम चला रही है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हमारे ढांढन शक्ति ट्रस्ट के लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज ही गोवर्धन जी वगैरह ने रामगढ़ में जो कैंप लगाया है, इस तरह से सारी जो संस्थाएं हैं, रामगढ़ हो चाहे फतेहपुर हो चाहे गाँव में हो, वो कोशिश कर रही है कि भाई कोई हमारे आसपास रहने वाला, चाहे वो अपने यहाँ का बंदा हो और चाहे कोई प्रवासी हो, वो भूखा ना सोए। और उनकी वो कोशिश जो है हम सब लोग जिस तरह से मिलके कर रहे हैं, हमारी सफल भी रही है कि कोई व्यक्ति आज फतेहपुर क्षेत्र में भूखा नहीं सो रहा है। और मेरा नंबर 24 घंटे चालू है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी परेशानी हो या उसको लगे कि किसी और को परेशानी है, तो जब चाहे बता सकते हैं। निश्चित रूप से सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, खाद्य सुरक्षा वाले लोगों के लिए, और इनमें जो शामिल नहीं है उनकी लिस्ट भी सरकार ने ग्राम सेवकों के थ्रू और लोगों के थ्रू मांगी है। उसमें जो दिया गया उसमें 2,500 रुपए भी सरकार ने पर मंथ दिए हैं। पेंशन भी एडवांस दी है, बीपीएल का आटा वगैरह भी एडवांस दिया है। और बाकी भी अगर कहीं भी जरूरत है तो आप बताएं, निश्चित रूप से हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, ये हमारा वादा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सवाल है कि अभी जो आप आसपास जो भी किसान है, और सुबह सुबह भी खेत में जाता हूँ, देखता हूँ कि लगभग खेतों में किसान घूम रहे हैं। एक समय ऐसा था कि तो लगभग लोग खेती से युवक होकर सिटी की तरफ दौड़ रहे थे। अभी हर खेत में आपको सुबह सुबह कोई न कोई किसान नजर आता है। तो किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देंगे, उनको आगे भविष्य के बारे में कैसे कैसे क्या करना है, कुछ बताएंगे अपने बारे? देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि किसानों की जो बड़ी परेशानी है वो इस समय है, किसानों की जो चैन है जिससे किसान काम कर पा रहा है, वो चैन पूरी काम करेगी तभी किसान सही काम कर पाएगा। आज मान लो मैंने जैसे भी आपको ट्रैक्टर का उदाहरण दिया और औजारों का उदाहरण दिया, उसी तरह से अगर किसान के पंप खराब हो गया, मोटर खराब हो गई, आज मैकेनिक तो अलाउ है, लेकिन किसान के जहां मोटर मिलती है, पंप मिलते हैं, वो दुकानें नहीं है। बिजली का सामान खरीदे तो कहाँ खरीदे, वो दुकानें खुली नहीं है। तो ये चैन जो है हमें सिस्टमेटिक तरीके से चालू करनी पड़ेगी। कल को किसान को बीज की जरूरत पड़ेगी, खाद की जरूरत पड़ेगी, तो उन सब की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार को करनी पड़ेंगी कि भाई किसान किसी तरह से परेशान नहीं हो, और वो सारी व्यवस्थाएं जीएसएस पर करनी पड़ेगी। सरकारों ने पहले वादा किया था कि 100% जो है किसान की उपज हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे। पिछले 4-5-6 साल की हम बात करें तो किसान की 6% फसल भी समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदी गई है। अब मैं सरकार से फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की कम से कम 50% उपज जो है वो समर्थन मूल्य पे खरीदे, और किसान उसके क्षेत्र में, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जो ग्रामीण सहकारी नीति है, किसी और माध्यम से वहां से उसको खाद, बीज वगैरह सब तो प्राप्त हो ही, साथ में वो उपज भी वहां दे सके और समर्थन मूल्य उसको प्राप्त हो सके, उसके लिए उसको कोई परेशानी ना हो, तब जाके किसान को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। जी धन्यवाद। एक सवाल आया है जो कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा भी होगा, मीडिया में भी काफी चर्चा में रहा था। एतमपुर में जो मंदिर पे पत्थर विवाद हुआ था, उसके बारे में आपके विचार? देखिए ऐसा है कि इस कोरोना की महामारी के समय में पूरा देश एकजुट है। सभी लोग मिलजुल के ऐसा काम कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और खास तौर से लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं, वरना एक दिन भी लॉकडाउन जो है
वो कामयाब नहीं हो सकता। इतना बड़ा 135 करोड़ लोगों का देश है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसे समय में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जहां तक मुझे ध्यान में है, उनमें से काफी लोगों को, 3-4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और किए भी कई दिन हो गए। फिर भी 1-2 लोग अभी बाकी हैं। हम प्रेशर बनाएंगे, सरकार के पुलिस विभाग को कहेंगे कि उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिससे इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो पाए। फतेहपुर हमेशा से सामाजिक समरसता की जगह रही है। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग जो है इसमें इस तरह की हरकतें करके और सामाजिक समरसता और हमारा जो आपसी मेलजोल है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी हालत में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है जो थोड़ा सा लंबा है। देखिए, आपके इस कोरोना महामारी के वक्त आपके द्वारा फतेहपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मदद भेजी जा रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फतेहपुर की जनता को एक बहुत ही अच्छा विकल्प दिया। वैसे तो आप फतेहपुर की जनता के दिल में बसते हो, उनके हर सुख दुख में शामिल होते हो, लेकिन यहाँ की जनता आपकी वजह चाहती है, आपके शुभ चिंतक हैं। आप अपने नेता के रूप में, अपने विधायक के रूप में, तो आपसे पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि 2023 में फतेहपुर का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने का आपका मन है, आग्रह, उस बारे में आपके कुछ विचार जानना चाहती है। देखिए, ऐसा है, वापसी या ना वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फतेहपुर मेरी कर्म भूमि है। पिछले 20 सालों से मैं फतेहपुर से जिस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, दिन रात फतेहपुर के लोग मेरे संपर्क में है, मैं उनके संपर्क में हूँ और उनके बीच में रहता हूँ। और फतेहपुर का किसी भी गांव, किसी भी शहर और किसी भी वार्ड का कोई भी व्यक्ति जिसको मेरे लायक कोई काम हो, उसके लिए मेरे दरवाजे, मेरा टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है। और जिसने जब जब बुलाया है, मैं वहां, मेरी कोशिश रही कि हमेशा वहां शामिल रहा हूं और गया हूं। चाहे फतेहपुर को कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की, किसानों का मामला हो, व्यापारियों का मामला हो, अन्य किसी तरह का मामला हो, हमेशा उनके बीच रहा हूं और बीच रहूंगा। जहां तक बात आपने कही अगले चुनाव की, चुनाव का काम जो है वो जनता का काम है, जनता के हाथ में है, जनता की ताकत है। अगर सब लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। आपको पता है मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। और आप जो जिस तरह से मेरे पास काफी मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं, जिस तरह की भावना सभी भाइयों की है, मैं आपसे वादा करता हूं कि फतेहपुर जो है वो मेरे पूरे परिवार की तरह है और मेरे परिवारजनों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। वो चुनाव का आदेश देंगे तो निश्चित रूप से लड़ूंगा। ये सवाल तो काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। अब मेरी तरफ से जो लास्ट सवाल है कि फतेहपुरी जनता के लिए कोरोना महामारी में है कि क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखें, और कोई ऐसा संदेश जो आप अपनी तरफ से देना चाहें, या आपका कोई सवाल है आपको जवाब देना देखो, चाहें। फतेहपुर वासियों ने तो पहले ही बहुत ध्यान रखा है, लेकिन बात फतेहपुर की नहीं है, पूरे देश प्रदेश की हम बात करें तो आगे आने वाले 2 महीने जो हैं वो बहुत किल्लत के महीने हो सकते हैं। अभी पूर्णतः लॉकडाउन हटने के चांसेस भी आपको पता है बहुत कम है। आगे जो गर्मियों का सीजन आ रहा है उसमें पेयजल की भारी किल्लत हो सकती है। पेयजल की भारी किल्लत गर्मियों के मौसम में हो सकती है। तो पेयजल के जो भी काम है उनको प्राथमिकता के आधार पे सरकार को अभी से पूरा करना चाहिए। हमारी जो टूटी हुई सड़कें हैं उनमें भी सरकार को चाहिए कि उनके चाहे पेचवर्क हो, चाहे वर्क का काम हो, जो भी काम है वो तुरंत प्रभाव से करें, क्योंकि बारिश के बाद इन सड़कों पे चलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी इस तरह के काम पेंडिंग हैं वो तुरंत करें, और उसमें भी विशेष जोर जो है वो पेयजल पे रखें। और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत बढ़िया चल रही हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। चाहे रैपिड टेस्ट हो, चाहे कोई पूरे टेस्ट हो, टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक टेस्ट ही नहीं होगा पता कैसे चलेगा कौन बीमार है कौन नहीं। थोड़ा सा भी अगर कोई बीमार है उसका टेस्ट होना अति आवश्यक है, और टेस्टिंग की व्यवस्था अभी हमारे पास बहुत कम है। 20-25 हजार टेस्टिंग रोज की हो रही है, जो कि हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए 20 से 25 लाख होनी चाहिए। सरकार को इस तरह का विशेष, जैसे चाइना जैसी कंपनियों से जो फर्जी टेस्ट किट, रैपिड टेस्ट किट उन्होंने यहाँ भेज दिए, और हम 15 दिन परेशान होकर फिर उनको ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं और हटा रहे हैं। तो इस
क्या है कि सरकार पहले से ध्यान देंगे और बढ़िया रैपिड टेस्ट के किट मंगाए जो आमजन का टेस्ट हो सके। और सरकार को टारगेट रखना चाहिए कि 15 से 20 लाख टेस्ट पर डे की हमारी कैपेसिटी बने, कम से कम 1 लाख तो अगले सप्ताह से शुरू हो, तब जाके कोरोना महामारी से हम ढंग से लड़ पाएंगे। और राजस्थान में जैसे कई जिले अभी भी कोरोना फ्री हैं, अपना फतेहपुर कोरोना फ्री है, जिन जिलों में कोरोना है उनको कोरोना फ्री करने का भी एक टारगेट सरकार को लेना चाहिए कि भाई इस जिले को इस तारीख तक हम कोरोना फ्री कर देंगे और नया कोरोना वायरस हम यहाँ नहीं आने देंगे। ये बड़ा आवश्यक है आज के समय में। हमारे शिक्षा के क्षेत्र की अभी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, बड़ी परेशानी है छात्रों के साथ, क्लासें लग नहीं रही, कोचिंग चल नहीं रही। तो ऐसे समय में ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में या तो इंटरनेट है नहीं, और है तो उसकी स्पीड इतनी कम है कि किताबें डाउनलोड करना या ऑनलाइन पढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि या तो टीवी पर या रेडियो पर उनको एक आधा घंटा 1 घंटा का स्लॉट दिलाए जिससे वो उस पर एजुकेशन ले सके, ऑनलाइन टीवी रेडियो के द्वारा ले सके, और या इंटरनेट की स्पीड जो है वो बेटर की जाए। और खासतौर से ग्रामीण एरिया में इसको बढ़ाने का कंपनियों को आदेश दिया जाए, जिससे हमारे छोटे भाई बहन छात्र वर्ग जो है वो पढ़ाई से वंचित ना हो, वरना ये नुकसान जो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज जो नुकसान कोरोना से हो रहा है उससे भी कई गुना नुकसान आने वाले समय में हमें अराजकता, भूखमरी या हमारी इकोनॉमी की डिग्रोथ से दिख रहा है। तो इसको सरकार को बहुत सिंसियरली, सीरियसली लेके और इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर, और जो इस तरह के लोग हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकते हैं कि इन परिस्थितियों में किस तरह से हम काम करें, उनको साथ लेके उनकी राय के अनुसार सरकार को जल्द कुछ करना चाहिए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं अपने सभी जो साथी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, कोरोना की इस महामारी के दौरान दूसरे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जो सामाजिक संगठन हैं या जो हमारे एनजीओज हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं और बाकी सभी विभाग जो कोई दिखते हुए, कोई प्रत्यक्ष, कोई अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक बार फिर इस मजदूर दिवस के मौके पे कहना चाहूंगा कि आज हमारे मजदूर जिस तरह से परेशान हैं, हजारों किलोमीटर कईयों को पैदल जाना पड़ा है। एक उदाहरण परसों पहले रोज अखबार में आया था, एक गर्भवती महिला को बच्चे को गोद में लेके और किलोमीटरों तक पैदल जाना पड़ा। एक बच्ची अपने गांव पहुंचने से 14 किलोमीटर पहले पैदल चलने की वजह से थक हार के मर गई। तो ऐसी स्थिति देश में ना बन पाए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको इसमें एकजुट होके इस कोरोना को हराना है। धन्यवाद। जय।